साबिक कारपोरेटर सैयद सलीम गैरिजवाला साहब के इस्तकबाल के लिए ऐसे हमारे सैयद सलीम साहब, मंच पे तशरीफ फरमा सलीम अनवर साहब, निसार भाई बंगारवाला साहब, सलीम टैक्सी वाला साहब, बाबू भाई फ़कीर मोहम्मद खान साहब, फ़करा हाजी साहब, निहाल हाजी, जलील शाह साहब, अतीक हाजी, आसिफ भाई, फारूक भाई, मंच पे सलीम लस्सन वाला साहब, आरिफ पहलवान, अज्जू लस्सन वाला, मंच पे तशरीफ फरमा तमाम ही हमारे इस इलाके के ज़िम्मेदारान और इस अजीमुशान जलसे आम के अंदर तशरीफ फरमा मेरे तमाम ही बुजुर्ग साथी, तमाम ही नौजवान और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम ही ज़िम्मेदारान की जानिब से, अहलियान शहर की जानिब से, सैयद सलीम साहब, उनके तमाम ही बिरादरान, तमाम ही उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके दोस्त और उनके कार्यकर्ताओं का आज जो उन्होंने तारीखी फैसला लिया ऐसे वक्तों में जब हमारे सामने असेंबली का इलेक्शन है और शेख रशीद साहब से उनको जाति लगाव था। मैंने मेरी आंखों से देखा कि शेख रशीद साहब वो अलग पार्टी में भी थे तो हमेशा शेख रशीद साहब का जाति लगाव सैयद सलीम साहब और उनके परिवार से हमेशा रहा। असल में आज अहमियत इस बात की है कि सैयद सलीम साहब शेख रशीद साहब के जाने के बाद ऐसे वक्त में हमारे परिवार के साथ खड़े हैं और हमारा साथ देने का फैसला किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे वक्तों में कोई खड़े नहीं रहता। मैं इस्तकबाल करता हूं, वेलकम बोलता हूं और इस उम्मीद के साथ, और आज जो मंच मेरे सामने नजर आ रहा है मुझको, ये बैठे हुए या हमारे सब ये साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग कि शहीद अब्दुल हमीद रोड पर इंशाअल्लाह आने वाले असेंबली के इलेक्शन में वन साइड इंशाअल्लाह आप लोग मेरे लिए मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और मुझे वोट देकर कामयाब करेंगे, ऐसा मुझे आज लग रहा है। सैयद सलीम साहब 6 नंबर वार्ड से चुनकर आए और मैंने उनके काम करने का तरीका देखा। आवामी काम, गरीबों का काम, तामीरी काम, पुलिस स्टेशन का काम, कॉरपोरेशन का काम या पंचायती मामला हो, हमेशा वो पेश रहे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। कई हमारा पंचायती मामले के अंदर कई मसाइल के सामना आमना हुआ तो मैंने देखा कि एक तड़पदार कार्यकर्ता, एक तड़पदार कारपोरेटर ऐसा ही होना चाहिए जो आवाम की खिदमत करे और यकीनन हमको उसका फायदा, सैयद सलीम साहब आज हमारे साथ आए, यकीनन हमको उसका फायदा मिलेगा, मुझे उम्मीद है। और सैयद सलीम साहब को और उनके परिवार को, उनके तमाम ही साथियों को मैं ये यकीन दिलाता हूं कि जो भी वादा मैंने आपसे किया हूं, हमारे अपने शहीद अब्दुल हमीद रोड की तामीर और तरक्की के लिए, इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए, इस इलाके की एक एक बस्ती के लिए, और जो वादा मैंने आप और हमारे परिवार और आपके बीच के अंदर जो बातें हुई, इंशाल्लाह उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इत्मीनान रखें। और आपको ये दिख रहा होगा ये हमारे तमाम ही साथी आपके आने से खुश है, नाराज नहीं है। न तो आमतौर पर ये होता है कि एक आता है दूसरा चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज सब लोगों ने एक मिशन हाथ में लिया है, यह तय करने के लिए कि आने वाला असेंबली का इलेक्शन हर हाल में शेख आसिफ को चुनकर लाना है और ये शहर को बचाना है। इसके लिए आज एक सब मंच के ऊपर आए हुए हैं। सामने असेंबली का चुनाव है और मैंने आजाद उम्मीदवारी करने का फैसला किया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दे दिया। पहले कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दिया था यह सोच करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक रहेगी, लेकिन उसको भी दो टुकड़े में बंट गई। और उसके बाद मैंने नतीजे पे पहुंचा कि हमको कोई टिकट का इंतजार किसी का नहीं करना है। कब सीट कौन सी पार्टी को जाएगी इसका इंतजार नहीं करना है, कौन से पार्टी को ये सीट छूटेंगी इसका इंतजार नहीं करना है। इसीलिए मैंने इस बात का फैसला किया कि आखिरी वक्त में जब होगा उसका इंतजार नहीं करते हुए हम लोगों को आजाद अकेले आगे बढ़ जाना है और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का मैंने ऐलान किया। मैं देख रहा हूं कि नयापुरे के अंदर मेरी तकरीर हुई, नयापुरे का प्रोग्राम हुआ। मुझे उम्मीद थी कि शहर के एमएलए साहब उस मेरी बातों का जवाब देंगे। देखो, आवाम को गुमराह कैसे करना, वो जलसे के एक भी बात का जवाब नहीं देते हुए अजीत दादा पवार मेरे घर पर आए, इनको पेट दुखने लगा कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक साबिक एमएलए के घर पर क्यों आए, इनको पेट में दर्द होने लगा। और ये इन्होंने एक बयान अखबारात के अंदर दिया कि शेख आसिफ की नेपाल में बैठक हुई। मुफ्ती साहब, आपकी मालूमात गलत है। मैं नेपाल में नहीं, मैं पिपल गांव में बैठा। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अजीत दादा पवार साहब ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर मेरी तस्वीर अपलोड की और उसके अंदर नीचे लिखा कि मालेगांव शहर के विकास और तामीर तरक्की के काम के सिलसिले में शेख आसिफ से मेरी मुलाकात हुई। अब मुझे बताओ कि मुंबई जाने के लिए पासपोर्ट लगता है? मैं तो मुंबई में भी जाके मुलाकात कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ 10-15 लोग थे। इतनी दूर काहे को जाना, कोई पड़ोस में आ रहा है हमारे तो उनसे बातचीत हो जाएगी। और तामीर और तरक्की की बात किया, अभी रुकिए आप, क्या तामीर और तरक्की की बात किया हूं। और वो मेरे लीडर, राष्ट्रवादी में जब मैं था वो मेरे लीडर थे और मैं ताल्लुकात किसी से खराब नहीं करता। अगर मेरे शहर का फायदा हो रहा, अगर मेरे शहर का विकास हो रहा, अगर मेरे शहर को कुछ मिलने वाला है महाराष्ट्र हुकूमत से, तो मैं एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा अजीत दादा पवार से मुलाकात करूंगा, 100 मर्तबा मुलाकात करूंगा। तुम्हारे जैसे ऐसा नहीं कि बीजेपी को वोट दे दिया राज्यसभा में, इसका तो जवाब दो, तुमने किसको वोट दिया। ऐसा नहीं कि एमएलसी के चुनाव में तुमने बीजेपी को वोट दिया, उसका तो नाम बोलो कि कौन सी पार्टी के बीजेपी के उम्मीदवार को आपने वोट दिया। इसका जवाब कब दोगे? हुकूमत जब बन रही थी, जब तुम गैर जानिबदार क्यों थे, इसका जवाब आप कब दोगे? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब दो। ये शहर की आवाम में जानना चाहती है। और बोले शेख आसिफ आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है, ये बीजेपी के साथ जाकर बैठेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां हमारे पत्रकार साथी भी बैठे। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद ये अपनी निजी महफिल में क्या बोलते थे मालूम? खलील दादा का इंतकाल हो गया कि एक हाथ टूट गया, बोले शेख रशीद का इंतकाल हो गया, दूसरा हाथ टूट गया। अब शेख आसिफ बेसहारा हो गया और अब वो हमारे सामने उम्मीदवारी करने के लायक नहीं रहेगा। हम इसको तो 2 जलसे के अंदर इलेक्शन हरा देंगे, ऐसा ही बोलने लगे। मुफ्ती साहब, आपने शेख आसिफ को अभी तक जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैंने तो सिर्फ अभी आजाद उम्मीदवारी की भाषा किया हूं, ऐलान किया हूं। अभी मास्टर स्ट्रोक तो बाकी है। मास्टर स्ट्रोक जब मैं मारूंगा ना, जब तुम्हारी और जमीन जब खसकेंगी, जब तुमको समझ में आएंगे कि शेख आसिफ कौन सी चीज है। अभी तुमने मुझे जाना नहीं और पहचाना नहीं, बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। और अल्लाह का करम है, आज भी बोल रहा हूं, लेकिन मेरा रास्ता बदल चुका है, मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा।
कि अगर शेख आसिफ ने आज चाह लिया कि कोई भी एक पार्टी का टिकट लेने के लिए तो वो टिकट हासिल कर सकता है। इतना अल्लाह का करम से मेरे अंदर मुझे कॉन्फिडेंस है, इतना मैं जिम्मेदारी से बोल सकता हूं। कल मुंबई के अंदर एक फोन आया, मेरे साथ एक साथी था, मैंने स्पीकर ऑन किया, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बोलिए। बोले आप आजाद लड़ रहे? मैंने हाँ। बोले हमारा टिकट लेंगे क्या? मैंने कहा यार देखो फोन पे बात नहीं होती है, मैं मिल के बात करूंगा। बोलने का मतलब मैं खुल के नहीं बोल रहा हूं। ये सब बातें अगर सामने आ जाए ना तो इनकी जमीन खसक जाएगी। अल्लाह का करम है, ये शहर की आवाम के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि ये शहर की आवाम ने ये तय कर चुका है कि इस मर्तबा मुफ्ती साहब आपको ये घर बैठाने वाली है और मुझको असेंबली में भेजने वाली, ये तय कर दिया शहर की आवाम। यहां वो बात करने का मौका नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, अजीत दादा पवार साहब आए 10 तारीख को, 10 तारीख को आए। पावरलूम तंजीमों के 4-5 जिम्मेदारों ने मेरे साथ में एक मेमोरेंडम दिया कि जो 12 जुलाई को वजीर आला साहब ने सब्सिडी का बोले ऐलान किया, 1 महीना गुजर गया, 1 महीने में सब्सिडी तो नहीं मिली और जो बिल तकसीम हुई पावर की तो उसके अंदर सब्सिडी गायब। और अजीत दादा पवार साहब आ गए। हमने कहा कि सब्सिडी गायब हो गई, सब्सिडी मिलना चाहिए बुनकरों को। अजीत दादा पवार साहब ने कहा कि परसों मीटिंग लगा रहा हूं, आप आ जाओ। और वो 11 तारीख को जब मुंबई गए तो उन्होंने कैबिनेट थी और कैबिनेट के अंदर उनकी खुद की तजवीज है, अजीत दादा पवार साहब की खुद तजवीज उन्होंने रखा कि सब्सिडी बुनकरों को मिलना चाहिए और फैसला हुआ और अखबारात के अंदर खबर आई। ये बौखला गए, बोले हमको फोन आया, जीआर निकल गया। कैसे 10 साल आप एमएलए थे, कहां है जीआर? बताइए आप जीआर कहां आया? तुमने घबराहट में ऐलान कर दिया कि जीआर आ गया, जीआर निकल गया। कल मैं वहां पर था, सुबह में मीटिंग हुई 10:30 बजे। टेक्सटाइल मिनिस्टर हसन मुशर्रफ साहब मिनिस्टर, अजीत दादा पवार साहब, इच्चल करंजी के एमएलए, इच्चल करंजी के एमपी और कम से कम 5 डिपार्टमेंट के आईएएस ऑफिसर मीटिंग हुई। और मीटिंग के अंदर हमने बात रखी दूसरे मसाइल के ऊपर और यह फैसला हुआ कि आने वाले कैबिनेट के अंदर जो फैसला हुआ 11 तारीख को, वो कैबिनेट का फैसले की प्रोसीडिंग मिनट्स वो मंजूर होगी आने वाली कैबिनेट में और उसके बाद हम जीआर निकालेंगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तरफ तुम बुनकरों को भी धोखा दिया, शहर की आवाम को भी आपने धोखा दिया और उसके बाद भी आपका झूठ ये शहर की आवाम के सामने आते जा रहा है, आते जा रहा है। और अभी आने वाले दिनों के अंदर आप मजीद झूठ बोलोगे, इल्जामात लगाओगे, क्योंकि आपकी जमीन खसक रही है। अगर तुम तामीर और तरक्की की बात करो मुफ्ती साहब, आप शहर के मुफ्ती और आलिम हो, आप झूठ फसाद मत बोलो। ये शहर आपको समझ चुका है। आप कम से कम सच्चाई बोलो, सच्चाई को कबूल करो। ये बताओ तुमने शहर के लिए क्या किया, ये शहर को आपने क्या दिया, आप किस बुनियाद पर आपने तीसरे मास की बुनियाद रखी, आपका मकसद क्या था, ये बताओ। ये शहर को कैसे आप भटक गए। मैं ताज्जुब की बात है, मैं कोई जमीयतुल उलमा की मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बहुत एहतराम करता हूं, आदर करता हूं। कल मैंने अखबार के अंदर खबर पढ़ा कि जमीयतुल उलमा ने डीवाईएसपी साहब को मेमोरेंडम दिया कि 15 अगस्त के अंदर जो नौजवान गाड़ी के ऊपर रेस लगाते हैं, शोर शराबा करते हैं, अब उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। देखो किसने दिया, मालिक सेठ बकरा, मक्की सेठ जिम्मेदार थे, मुफ्ती साहब नहीं थे। मैं आज मुशायरा चौक के तरफ से गुजर रहा था, हुल्लड़बाजी शोर शराबा मुफ्ती इस्माइल साहब खुद करते हुए जा रहे थे। तुम कौन से रास्ते पे शहर के नौजवानों को लेकर जा रहे हो? किसको बताते हैं कि हम देशभक्त हैं?
कोई शक है क्या आपको? अरे वहां दावतनामा मुझे भी आता, मैं नहीं जाता। तुमको घुसने की आदत है, कहीं भी घुसो। ये शहर के नौजवानों को आप गलत रास्ता बता रहे हैं। ये शहर के नौजवानों को आप हुल्लड़बाजी के ऊपर उकसाते हो। ये शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल तुम खराब कर रहे हो। ये शहर के नौजवानों को तुमने कोई नौकरियां नहीं दी। ये शहर के नौजवानों को तुमने कोई कलम नहीं दिया। ये शहर के नौजवानों को तुमने किताबें नहीं दी। ये शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल बनाने के लिए कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दिया। आपने कोई स्टडी सेंटर नहीं दिया। आपने कोई तामीर काम नहीं दिया। आपने कुछ नहीं किया, बस इस शहर को तुमने उलझा के रखा और ये शहर के नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम आपने किया है। सिर्फ इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप गुमराह कर रहे हो शहर को। बंद करिए ये चलने उलने वाला नहीं है शहर के अंदर। मुफ्ती साहब, विकास और डेवलप पे बात करो, हम तैयार हैं। आप सामने आमने बोलेंगे, सामने आमने तैयार है। आपका मंच होगा, मैं आने के लिए तैयार हूं। लेकिन तामीर और तरक्की पे बात करो, विकास डेवलप पे बात करो। शहर का मुस्तकबिल कहां जा रहा है? फिरका परस्ती बढ़ती जा रही है। मैंने कहा पीछे एक मीटिंग के अंदर कि मुझे बताओ, अगर तुम संजीदगी से ये शहर के नौजवानों ने, ये शहर के बुजुर्गों ने, ये शहर के तालीम याफ्ता लोगों ने अगर बैठ के संजीदगी से सोचा, तो मेरा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, हो सकता मेरी जिंदगी हो ना हो, आगे मुस्तकबिल के अंदर आप सोचो, ये शहर का मुस्तकबिल कहां जा रहा है? बताओ मुझे। आज मुझे बताओ, ये मकानात है, बस्ती मुकम्मल, यहां पे अभी एक प्लॉट नहीं है। शहर कंजेस्टेड होते जा रहा है। शहर नदी की उस साइड तो नहीं बढ़ेगा, शहर इधर ही बढ़ेगा, फाटेगा। पूरी तरीके से जमीन तंग करने का काम हमारा किया जा रहा है। लेआउट नहीं मंजूर हो रहे, जमीनों पे लैंड जिहाद का नाम चढ़ाया जा रहा है। MIDC को रोका जा रहा है। हमारे व्यापार आगे नहीं बढ़ेंगे, शहर तरक्की नहीं करेगा। इस तरीके से जकड़ने का काम किया जा रहा है। ये शहर को यौले जैसा बर्बाद करने की साजिश बीजेपी और फिरका परस्त पार्टियां कर रही है। मुफ्ती साहब, तुमने 5 साल उनका कोई जवाब नहीं दिया। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, मैं अपने आप को बहुत उत्तम नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि अगर फिरका परस्त पार्टियों के MLA लोगों का जवाब देना है, तो असेंबली के अंदर आप मुझको भेजकर 5 साल का सिर्फ मौका दो। 5 साल का। दादा भुसे साहब ने पूरी MIDC को यहां खत्म कर दिया, 40 गांव फाटे की, और आजंग वाले में लेके चले। क्या अगर MIDC होती तो जरूरी नहीं कि पावरलूम कारखाने के लिए तुम छोटा प्लास्टिक का कोई खिलौना बनाने की मशीन डाल सकते थे, कोई डाई बनाने की मशीन डाल सकते थे, कोई भी चीज के तुम फ्रूट की कोई आइटम बना सकते थे, छोटा मोटा धंधा रोजगार तुम कर सकते थे। लेकिन आज MIDC की सब्सिडी खत्म हो गई। ये शहर कहां जा रहा है? हम जहां खड़े थे वहीं है। कुसुम्बा रोड के लोग भंगार के लिए सुबह निकलते हैं, भंगार कलेक्शन करके ला के देते, ये वहीं है। ये आगे नहीं सोच रहे। जो लोग फ्रूट और सब्जी लेकर जाते हैं वो लोग वहीं है, वो आगे नहीं सोच रहा है। कितनी तकलीफ है बाहर गांव के अंदर सब लोगों को। तो ये शहर को कौन बचाएगा? ये शहर को कौन संभालेगा? ये शहर की कौन नुमाइंदगी करेगा? कौन असेंबली में आवाज उठाएगा? ये आप लोगों को फैसला करना है, शहर के आवाम को फैसला करना है। मैं तो हैरान रहता हूं कि अंधी अकीदत की भी एक हद होती है। अंधी अकीदत की भी एक हद होती है। मैं देख रहा हूं, माफी के साथ, आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं। 5 साल मेरे साथ अखबारात के कुछ लोग और कुछ मीडिया वाले अच्छे रहते हैं, माफ करना, 5 साल अच्छे रहते हैं, 5 साल। लेकिन ना जाने असेंबली का चुनाव आया कि कलम के अंदर या हाथ में क्या हो जाता। मैं तो हैरान हूं, बहुत हैरान हूं। ये ना इस तरीके से माहौल बनाने की साजिश की जाती। खैर, आइंदा कभी बोलूंगा, लेकिन ये आप लोग देखो कि शहर के अंदर जब इलेक्शन करीब आता तो क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, एक मौका मुझे दो। आज शेख रशीद साहब नहीं है, आज तुम ही सरपरस्त हो, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरे लिए लड़ सकते हो, तुम ही मेरे लिए मेहनत कर सकते हो।
मेरे लिए तुम वोट निकाल सकते हो, मुझे तुम एमएलए बना सकते हो, और फिर 5 साल पेटी बंद होंगी। उसके बाद अगर आपने चुन कर दिया तो 5 साल मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, 5 साल आपके लिए लड़ता रहूंगा, 5 साल आपके मसाइल के अंदर खड़ा रहूंगा, 5 साल आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, जो सबसे पीछे जो गरीब है, जो सबसे छोटा है गरीब, उसको आगे लाना, उसको ताकत पहुंचाना, उसकी मदद करना, उसका सहारा बनना। यकीन जानो मेरे परिवार का सिर्फ यही मकसद आगे है, क्योंकि हमने देखा हमारे सामने कोई सोच भी नहीं सकता था। खलील दादा, मैं ऑपरेशन करा के एंजियोप्लास्ट हुआ और मैं मालेगांव आया, दूसरे दिन इंतकाल हो गया। क्या क्या सब तो यही धरा रह गया, प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ यही रह गया। शेख रशीद साहब को अटैक आया, 2 महीने के अंदर हमारी आंखों के सामने निकल गए, सब कुछ यही के यही रह गया। तो इंसान का उससे सीखना पड़ता है कि अगर दुनिया में कोई आया है तो उसको दुनिया से जाना है। कोई कब्र के अंदर साथ में माल जायदाद लेकर नहीं जाएगा, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता लेके नहीं जाएगा, जेवर नहीं ले जाएगा, हीरा नहीं ले जाएगा। इसके लिए हमने, हमारे परिवार ने बिल्कुल ये यकीन बनाकर हमने पूरा मजबूती से तय किया है कि अगर ये शहर ने हमारा साथ दिया तो इस शहर के गरीबों को साथ लेकर चलने का हमारा अपना मकसद है। दोस्तों, मैं जिम्मेदारी से बोलो, शाम का वक्त है, एक मर्तबा आप मौका दो। बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, अल्लाह ने बहुत चीजों से नवाजा। एक मर्तबा है, पावर जो सरकार का होता ये जमहूरी मुल्कों में, जो कुर्सी का पावर होता वो दे दो। एक मर्तबा देकर देखो, 5 साल के लिए मेरे को अजमा लो। देखो, मैं बदल चुका हूं। पहले शेख रशीद साहब सरपरस्त थे, शेख रशीद साहब सरपरस्त थे, कोई फिक्र नहीं थी। खलील दादा सरपरस्त थे, कोई फिक्र नहीं थी, आजाद था कि ये बाकी लोग हैं मेरे जिम्मेदार, सब निपट लेंगे। लेकिन आज दोनों नहीं है, आज दोनों चले गए। आज जिम्मेदारी का एहसास, जिम्मेदारी आ गई है, परिवार का बोझ आ गया है, शहर के वर्करों का बोझ आ गया है, शहर के आवाम का बोझ आ गया है, जिम्मेदारी का एहसास है। और वो एहसास मैं हर मिनट, हर पल एहसास का मैं एहसास करता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आई हैं, और इंशाल्लाह उसको निभाने की मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हर वक्त कि अल्लाह ताला ये जो जिम्मेदारी है मुझे निभाने की तौफीक दे। और ये मुझे दिख रहा है अल्लाह ताला मेरी मदद कर रहा है, अल्लाह ताला वक्त पे कदम कदम पे मदद कर रही है अल्लाह की। तो आप लोग सिर्फ एक मर्तबा मुझे मौका दो। सलीम साहब, आपने जिस तरीके से इस वक्त फैसला लिया,